हेलो एवरीवन, माय नेम इज संकेत जैन। आई वेलकम यू ऑल टू साइकिल सिंप्लीफाइड। हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज है, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, दैट इज थिंकिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। तो हम जस्ट फिनिश करने वाले हैं। हमारी जो 11th एनसीईआरटी थी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। आप उनको देखिए ध्यान से। इस चैप्टर के अंदर हमारे ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। हम देखेंगे कि थिंकिंग क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ थिंकिंग, किस तरीके से थिंकिंग एक हमारी बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, बेसिक मेंटल प्रोसेस होती है, और यहीं से आप देखोगे हर एक चीज की शुरुआत होती है। व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट, कल्चर और थिंकिंग के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी है यहाँ पर निस्बेट का। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, अब थिंकिंग के अंदर कुछ और इवेंट भी आते हैं, कुछ और प्रोसेस भी आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से ये काम करेगी। लैंग्वेज और थॉट में क्या रिलेशनशिप होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस यहाँ पर निकल के आएगी। और लैंग्वेज को हम कैसे डेवलप करते हैं। अदर देन दिस, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल का कंसेप्ट क्या होता है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस एनसीईआरटी के अंदर दिखेंगे। उससे पहले, जैसे कि हर चैप्टर में आप देखिए एनसीईआरटी में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कोट आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पर ही मेंशन है। हेलेन केलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो ये हेलेन केलर कौन है? 19 महीने 19 मंथ में ही शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज डेफ। उसके बाद भी शी बिकम वेरी सक्सेसफुल राइटर, सोशल एक्टिविस्ट, काफ़ी किताबें उन्होंने लिखी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है हेलेन केलर का। और आप देखिए बहुत ही प्यारी सी कहानी है हेलेन केलर की। और एक इनके जो गुरु थे सलीवन, ठीक है, कि किस तरीके से सलीवन इनको सिखाते हैं, इनको मेंटोर करते हैं, इनको टीच करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में भी। अब हेलेन केलर क्या बोलते हैं कि वॉट एवर द प्रोसेस, द रिजल्ट इज वंडरफुल। Gradual from naming an object, we advance step by step until we have traversed the vast difference between our first stammered syllables and the sweep of thought in a link of Shakespeare। ठीक है, तो ये बताते हैं, हेलेन केलर बताते हैं हमको कि किस तरीके से, देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी प्रोसेस होती है सोचने की, समझने की, लैंग्वेज की। अगर हम बच्चों की बातें करें, अगर हम इन्फेंट, जब बच्चों का जन्म होता है, 1 या 2 साल के होंगे, 3 या 4 साल के होंगे, तो उनकी सोच देखिए कि कितनी छोटी होती है। मतलब छोटी इन द सेंस कि मैच्योर नहीं है उनकी सोच अभी, उनकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत ही लिमिटेड कॉग्निटिव प्रोसेस है उनके पास में, बहुत ही कम शब्दों को बोल पाते हैं। शुरुआत में बेबलिंग साउंड निकालेंगे, फिर शब्दों को देखेंगे, वर्ड को समझेंगे, फिर सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस को समझेंगे, और एक स्टेज में जाकर वो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो बड़े बड़े सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, बड़े बड़े कंसेप्ट को समझ पाते हैं। जैसे हम अपनी बातें करें, अगर हम अपनी बातें करें तो हम समझ सकते हैं आज के टाइम पर कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ करप्शन क्या होता है। लेकिन अगर 4 या 5 साल के बच्चे को हम समझाएंगे ये कंसेप्ट कि जस्टिस करप्शन क्या होता है, तो उसको उस तरीके से समझ में नहीं आएगा जिस तरीके से अभी हम समझ सकते हैं। और ये देखिए कि धीरे धीरे करके भाई बच्चा जिसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 8 से 10 साल बाद उसे वो सब चीजें समझ में आएंगी। तो कितनी ग्रेजुअल प्रोसेस है, कितनी खूबसूरत प्रोसेस है कि एक टाइम पर इस बच्चे को कुछ भी इतना ज्ञान नहीं है, मतलब ज्ञान इन द सेंस कि उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है काफी लिमिटेड है। शब्दों का ज्ञान, शब्दों की जो प्रोसेस है, शब्दों की जो वोकेबुलरी है उसके पास में काफी लिमिटेड है। लेकिन एक समय आने के बाद वही बच्चा इस काबिल हो जाता है कि शेक्सपियर की किताबें भी पढ़ सकता है। तो ये होती है, दिस इज द आर्ट। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारे थॉट और इस तरीके से हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। अब इसके कंटेक्स्ट में मुझे एक न्यूज आर्टिकल अभी मुझे याद आता है, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही पोस्ट किया था। अभी आपने देखा होगा कि जुडिशरी के बारे में कुछ एनसीईआरटी में एक चैप्टर था, तो उसको हटवा दिया गया है। वहां पे कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, कंसेप्ट ऑफ करप्शन वहां पे मेंशन था, तो वो स्कूल की किताबों के अंदर मेंशन था। ठीक है, आप देखिए स्कूल की किताबों के अंदर मेंशन था, तो स्कूल में अगर हम बात करें जिस एज ग्रुप के लिए वो किताबें दी गई थी, अब उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है या उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो उस तरीके से डेवलप हुई नहीं है। उनको पता है कि भाई करप्शन कुछ होता है, मतलब उनको ये पता है कि करप्शन एक गलत प्रैक्टिस है, जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन करप्शन होता क्या है, जस्टिस होता क्या है, एग्जैक्टली उनको पता नहीं है। डेप्थ में वो नहीं समझते व्हाट इज द कंसेप्ट जस्टिस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ करप्शन, करप्शन क्यों इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है, डीप रूटेड इश्यूज क्या क्या है। ये समझाने के लिए उन बच्चों की जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, उसको हमें और ज्यादा वास्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे समझें द कंसेप्ट ऑफ करप्शन, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, तो हमें उन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। कैसे? सिर्फ किताबों में नहीं, ठीक है, प्ले करके दिखाना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू दिखाना पड़ेगा, रियल स्टोरीज के थ्रू दिखाना पड़ेगा।
ठीक है, आप रियलिस्टिक कुछ इमेजेस दिखाइए उनके साथ में, रियल डॉक्यूमेंट्रीज पेश कीजिए, छोटे छोटे प्ले दिखाइए, तब जाकर वो कंसेप्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट थिंकिंग, इस तरीके से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। अब इस चैप्टर में आप देखोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि थिंकिंग है क्या। तो देखिए होता क्या है, साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल होते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड का स्कूल साइकोएनालिटिकल, फिर हमारे पास ह्यूरिस्टिक स्कूल निकल के आता है। उसके बाद में ना एक नया स्कूल निकल के आएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव। जो कॉग्निटिव होती है ना, वो बात करती है मेंटल प्रोसेस के बारे में। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक और सब ब्रांच निकल के आती है, उसको ऊपर कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो यहां से क्या होता है ना, यहां से मेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ना शुरू हो जाता है। अब मेंटल प्रोसेस क्या होती है? मेंटल प्रोसेस यानी कि आपकी थिंकिंग, आपका अटेंशन, है ना, आपकी थिंकिंग हो गई, आपका अटेंशन हो गया, आपका परसेप्शन हो गया। ठीक है, किस तरीके से आप नॉलेज को समझते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया जाता है। अब देखा यह जाता है कि जितनी भी जो हमारी बेसिक मेंटल प्रोसेस होती है ना, अटेंशन हो गया, परसेप्शन हो गया, या आपका एक्सपीरियंसेस हो गए, नॉलेज को समझना हो गया, इन सब का बेसिक एलिमेंट क्या है, उनकी शुरुआत कहां से होती है? जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक कोई बात नहीं हो पाएगा, कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज। जो भी हम अपनी मेंटल प्रोसेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी प्रोसेस होती है ना, सोचे बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले थिंक करना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप अटेंशन पे नहीं कर पाओगे, जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप परसेप्शन नहीं कर पाओगे, इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, कोई भी एक्सपीरियंस को महसूस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थिंकिंग जो होती है, इट इज अ बेसिक प्रोसेस। मान लीजिए आपको कोई डिसीजन बनाना है। डिसीजन बनाना क्या हो गया? कोई भी डिसीजन बनाना, कोई भी जजमेंट बनाना, किसी भी चीज को एवेल्युएट करना, ये सब भी क्या होती है? दीज आर ऑल आवर मेंटल प्रोसेस। लेकिन डिसीजन आप कब बनाओगे? जब आपके पास ऑप्शन होंगे, ऑप्शन के बारे में सोचोगे तब बनाओगे ना डिसीजन। एवेल्युएट करना है किसी चीज को कि ये मेरे लिए करना सही है या गलत है, ये आप कर पाओगे, या आप तब कर पाओगे जब आप उस चीज के बारे में सोचोगे। तो बिना थिंकिंग के, बिना सोचे तो कुछ हो नहीं सकता। तो थिंकिंग जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक प्रोसेस होती है। ठीक है, इसके अंदर मैनिपुलेशन और एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंटल के अंदर मौजूद है उन सबको आप समझोगे, मैनिपुलेट करोगे, एनालाइज करोगे और फिर आप बता दोगे। ठीक है, ओके। तो थिंकिंग क्या हो गया? एक तरीके की आपके हायर मेंटल प्रोसेस हो गई, जहां पर आप मैनिपुलेट और एनालाइज एक्वायर्ड और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी आपने देखा तो आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसके बारे में इमेज क्रिएट करेंगे, है ना। कोई भी आप इवेंट देखते हैं या आप कोई भी इमेज देखते हैं, या मान लीजिए कोई भी आप कलर देखते हैं, कोई भी पेंटिंग देखते हैं, तो आप देखोगे कि भाई इस कलर में, इस पेंटिंग में क्या है? लाइंस हैं, स्ट्रोक्स हैं। उसके पीछे का मीनिंग आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, उस पेंटिंग को समझने की कोशिश करोगे, उसका एक नया मतलब बताने की कोशिश करोगे और अपनी नॉलेज में इस चीज को ऐड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो थिंकिंग के अंदर क्या हो गया? मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑकर बाय मींस ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके, ये सब हमको देखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, सब में थिंकिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्या हो गई? एक तरीके की हमारी क्या है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, ओके, विच कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम ओवर्ट बिहेवियर। ठीक है, आपके बिहेवियर में देखेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी अ चेस प्लेयर engrossed in thinking for several minutes before making a move, you cannot observe what he is thinking. आप बस इन्फर कर सकते हो what he was thinking और किस तरीके की स्ट्रेटेजी वो लगा रहा है। ये आप एवेल्यूएट कर सकते हो, सोच सकते हो कि इसका अगला मूव क्या हो सकता है। तो आप उसके बिहेवियर को देखोगे ना। चेस, कोई भी चेस खेलता है, कोई भी प्लेयर है, तो वो सोच रहा है, लंबे समय तक सोच रहा है उन बातों के बारे में, एनालाइज कर रहा है। तो एग्जैक्टली वो क्या सोच रहा है ये आप नहीं बता पाओगे, लेकिन उसके बिहेवियर से आप देख सकते हो कि गेस कर सकते हो कि शायद वो ऐसा सोच रहा होगा, शायद वो ऐसा कर रहा होगा। सो यू कैन सिंपली इन्फर व्हाट ही वाज थिंकिंग और व्हाट स्ट्रेटजी ही वाज ट्राइंग टू इवैल्यूएट फ्रॉम हिज नेक्स्ट मूव। ठीक है, अगला मूव उसने किया, आपने किया इवैल्यूएट कि हाँ देखो ये तो ऐसा सोच रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी थिंकिंग प्रोसेस काम करती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट, ये जो थॉट प्रोसेस होती है हमारी, इसके बिल्डिंग ब्लॉक क्या क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला बिल्डिंग ब्लॉक आप देखोगे, मेंटल इमेज। ठीक है, आप कैसे बना रहे हो, है ना। जैसे आप देखिए, डायग्राम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वजह से मैंने पीडीएफ यहाँ पे लिया हुआ है। सपोज आई आस्क यू टू इमेजिन अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री विद इट्स टॉल स्लाइटली रेज्ड एंड कर्व। जैसे ही सिचुएशन मैंने आपको दी, तुरंत आपके माइंड में एक मेंटल इमेज क्रिएट हो जाएगी और आप उस पूरी सिचुएशन को आप अपने माइंड के अंदर विजुलाइज करना स्टार्ट कर दोगे। आपने इस तरीके की जो इमेज है अपने माइंड के अंदर बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। मैंने आपको कुछ भी बोला, मान लीजिए मैंने आपको बोला सलमान खान, तो सलमान खान की एक इमेज आपके माइंड के अंदर तुरंत आ जाएगी।
मैंने आपको बोला धुरंधर मूवी आई है, तो धुरंधर मूवी के जितने भी सीन है आपके माइंड के अंदर तुरंत आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। तो मेंटल इमेज इस तरीके से हमारे अंदर फॉर्म होती है। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थॉट। जब भी आप कुछ सोचोगे, किसी भी चीज के बारे में आप सोचोगे, सबसे पहले उसकी एक मेंटल इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, ओके, सो दिस वे दिस इज द फर्स्ट थिंग, है ना। सेकंड आप देखिए, एन इमेज इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेंसरी एक्सपीरियंस। इट कैन बी यूज्ड टू थिंक अबाउट थिंग्स, प्लेसेस और इवेंट। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को भी देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं बाद में, या पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इमेज क्या हो गया, आपने कुछ भी आपके सामने आया तो उसका एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ये बनता है हमारे माइंड के अंदर। आपने कुछ भी एक्सपीरियंस किया, कुछ भी, ओके, तो एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन, उसकी एक मेंटल इमेज, उसकी एक छाप आपके माइंड के अंदर बनेगी। ये हो गया हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक थॉट प्रोसेस का। दूसरा, जब भी हम सोचते हैं ना तो हम कंसेप्ट फॉर्म करते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट हमारे सामने आती है तो हम उसको कंसेप्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डॉग को देखा तो आपको समझ में आ गया कि इसको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। वो कैटेगरी क्या होती है, एनिमल। ठीक है, तो ये क्या आपने कैटेगरी बना दी। आपने मान लिया, आपने आपने मार्केट गए, आपने एप्पल को रखा। अब एप्पल देखिए, आपको समझ में आ गया कि इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी क्या होती है, फ्रूट। तो इस तरीके से ना कैटेगरी में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सब चीजें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगी, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, है ना। तो आप एक तरीके से समझिए, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर पॉलिटी की किताबें कहीं और हैं, हिस्ट्री की किताबें कहीं और रखी हुई हैं। जब जरूरत है आपने वहां से उठा ली, उस सेक्शन में गए, वहां से आपने किताबों को उठा लिया। तो ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। जब जरूरत होगी हम उस कैटेगरी से उस चीज को उठा लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सी एन एप्पल वी कैटेगराइज इट एज अ फ्रूट, व्हेन वी सी अ टेबल वी कैटेगराइज इट एज अ फर्नीचर। तो इस तरीके से अलग अलग कंसेप्ट फॉर्म होते हैं हमारे माइंड के अंदर, फॉर्म होते रहते हैं। जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट देखोगे, यू ट्राई टू लुक फॉर इट्स फीचर्स, उसको आप मैच करोगे कि भाई मेरे एग्जिस्टिंग कैटेगरी के अंदर ये किससे मैच होता है, और वहां पर रख दोगे। मान लो एग्जिस्टिंग कैटेगरी से मैच नहीं होता तो आप एक नई कैटेगरी को फॉर्म कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कोई एक नई मूवी का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक नई मूवी आती है, तो वो नई मूवी से आपने जो भी कुछ सीखा, अगर वो एग्जिस्टिंग कैटेगरी में फिट होता है तो आपने रख दिया, अगर नहीं होता है तो आपने एक नई कैटेगरी बना दी। आपने उस इंफॉर्मेशन को और नया एक एकोमोडेशन बना दिया, एक नया आपने ब्लॉक बना दिया और वहां पर रख दिया, फिर आप सोचोगे उसके बारे में। तो इस तरीके से हमारी कंसेप्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इसकी वजह से हम नॉलेज को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। जब भी हमें जरूरत होगी किसी भी नॉलेज की तो हम उसको निकाल के दे सकते हैं लोगों के सामने। ठीक है, दिस इज, तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा थिंकिंग। थिंकिंग के लिए हमारे पास दो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं इसके, एक हो गया मेंटल इमेज और एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये प्रोसेस हमारी हो कैसे रही है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग किस तरीके से होती है, ये एक रिलेशन होता है कल्चर ऑफ थिंकिंग के बारे में, इसको भी हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं प्रोसेस ऑफ थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम देखने के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसके अंदर एलिमेंट होते हैं, है ना, कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी मीन बाय थिंकिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ थिंकिंग। इसके बाद में हम देखेंगे वी आल्सो लर्न दैट थिंकिंग यूज मेंटल इमेज एंड कंसेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ थिंकिंग प्रोसीड्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। थिंकिंग आपने देखा, ये आपकी बेसिक प्रोसेस हो गई। अब किस किस कहाँ कहाँ जाती है, इस थिंकिंग की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। इस थिंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जजमेंट बनाने के लिए, रीजनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब हम इन सब चीजों को देखेंगे। ये तो हमने देख लिया, अब हम इस सब चीजों को देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है कल्चर और थिंकिंग के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट किया था एक निस्बेट ने। निस्बेट क्या कहते हैं कि कल्चर आपकी थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। मतलब जिस तरीके के कल्चर में आप रहते हैं ना, उस तरीके की सोच आपकी बन जाती है। बेसिकली दो तरीके के कल्चर होते हैं, एक आपके पास है इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इंडिविजुअल, और एक होता है कलेक्टिविस्टिक कल्चर। जो ये वाला कल्चर होता है इंडिविजुअलिस्टिक, ये यूएस में आपको मिलेगा, यूएस, ब्रिटेन, यूके, वहां पर मिलेगा। और कलेक्टिविस्टिक कल्चर आपको जापान, इंडिया, यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाइना। कलेक्टिविस्टिक कल्चर में सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कलेक्टिविस्टिक कल्चर में वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल कल्चर में सोसाइटी और इंडिविजुअल अलग अलग है, मतलब उनके बीच में क्लियर बाउंड्री है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर क्लियर बाउंड्री नहीं है, ओवरलैप निकल के आता है। तो इसी तरीके से हमारी थिंकिंग, हमारी थॉट प्रोसेस भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। मान लीजिए हम बात करें, पूछे भाई इंडिया में कि आप कौन हो, तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, आई एम दिस, माई नेम इज दिस, माई रिलीजन इज दिस, माई सरनेम इज दिस, आई एम द फादर ऑफ दिस, ठीक है, आई एम द मदर ऑफ दिस। इस तरीके से हम रिलेशनल कंसेप्ट बताते हैं, रिलेशनल तरीके से अपनी आइडेंटिटी को बताते हैं।
वहां पर क्या होगा, वहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे, यूएस अगर वहां पे बोलेंगे कि आई एम दिस पर्सन, आई एम वर्किंग ओवर हियर, आई एम दिस, आई एम दिस, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होती हैं। ये कल्चर में अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, इसी की वजह से थिंकिंग भी मैनिपुलेट होती है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, यहाँ पर देखिए फिश है बहुत सारी, तो निस्बेट ने अमेरिकन बच्चों को लिया और कुछ जापानीज बच्चों को लिया। अमेरिकन बच्चों से पूछा कि बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो अमेरिकन बच्चों ने बोला कि भाई हमें एक बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट और मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स, यानी कि एक लार्ज फिश दिख रही है, स्विमिंग टू द राइट, लार्ज फिश दिख रही है। ओके, वहीं पर ही जापानीज बच्चों से बोला, तो जापानीज बच्चों ने बोला कि हमें फिश के साथ साथ पानी भी दिख रहा है, कि वाटर वॉज ग्रीन, चट्टाने भी दिख रही है, ये सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो जापानीज बच्चे बोलते हैं द बॉटम वॉज रॉकी, द वाटर वॉज ग्रीन। ओके, तो इस फाइंडिंग से हमें समझ में क्या आया कि जो जापानीज बच्चे हैं ना, वो बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, कंटेक्स्ट भी देख रहे हैं, और जो अमेरिकन बच्चे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज को फोकस कर रहे हैं। तो जो जापानीज बच्चे होते हैं या जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर वाले होते हैं, वो हॉलिस्टिक थिंकिंग के ऊपर रिलाई करते हैं, और जो इंडिविजुअल वाले होंगे वो एनालाइज करेंगे, बस जो चीज आपके सामने है ना उस चीज को आपको बता देंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप मतलब इस फिश की पहचान किससे है, पानी से, सब जगह से। ऐसा कौन बताएगा, ये वाले कल्चर वाले। और भाई एक फिश होती है, बस खत्म हो गई बात। ये कौन बताएंगे, ये बताएंगे यूएस कल्चर वाले। तो इस तरीके से कल्चर और थिंकिंग के अंदर आपको दो रिलेशन देखने को मिलेंगे। ये आप याद रखिएगा, इसको हम मेंशन कर सकते हैं लैंग्वेज में भी, थिंकिंग में भी, क्योंकि थिंकिंग और लैंग्वेज काफी हद तक एक दूसरे से रिलेट करती है। आगे बढ़ेंगे, पहली स्टेप देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, देखिए आपके पास कोई भी एक इनिशियल गोल है और आपके पास कोई टारगेट है। अब इनिशियल गोल से आपको टारगेट पे पहुंचना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब इस टारगेट पे पहुंचने के लिए जितनी भी समस्याएं आएंगी, उनको सॉल्व करने के लिए आप जो भी हथकंडे अपनाओगे, वो आपकी हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये काम होता है ना। आपका इनिशियल गोल क्या है कि आप तैयारी करना है, टारगेट क्या है कि आपको आईएएस बनना है, तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हो गई, इस थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड, ऐसी सोच जिसकी वजह से आप गोल पे पहुंचोगे। डेली बेसिस पे हम ये काम करते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इनिशियल स्टेट, दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड देन देयर इज एन एंड स्टेट, एक गोल होगा। अब इसके बीच में आप अलग अलग तरीके के मेंटल ऑपरेशंस लगाओगे और उस मेंटल ऑपरेशंस की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या लगाया, ये होते हैं मेंटल ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, प्लानिंग करोगे, आप गोल्स में कन्वर्ट करोगे, एवेल्युएट करोगे। ठीक है, फिर सिलेक्ट करोगे, फिर अगेन इवेल्युएट करोगे, अगेन रीथिंक करोगे। तो ऐसे 7 तरीके से, दीज आर द मेन ऑपरेशंस यू विल इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे मेन ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आइडियल। ठीक है, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, फिर डिफाइन करोगे, फिर इवेल्युएट करोगे, फिर एक्शन लोगे, और फिर लुक बैक फॉर द फीडबैक। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसी के अलावा देखिए, हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज भी होती है। 2 स्ट्रेटेजीज यहाँ पर होती है मेन इंपॉर्टेंट, एक होती है एल्गोरिदम और दूसरी स्ट्रेटेजी होती है ह्यूरिस्टिक। ये 2 बेसिक स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेंगी इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वक्त ना कभी कभी परेशानियां भी आ जाती हैं। समटाइम्स यू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। वो परेशानियां कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है मेंटल सेट। मेंटल सेट क्या होता है, मेंटल सेट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय फॉलोइंग ऑलरेडी ट्राइड मेंटल ऑपरेशंस और स्टेट्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, कभी कभी हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो हम एक मेंटल सेट में आ जाते हैं। मेंटल सेट यानी कि आपने उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया है, और पहले आपने जिस तरीके से सॉल्व किया था उससे आपको रिजल्ट भी मिल गया, तो आप उसी में फंसे हुए चले जाते हो। आप इनोवेटिव नहीं हो पाते, आपको लगता है कि पहले यही करके सॉल्यूशन निकला था, तो अब यही करके सॉल्यूशन निकल जाएगा। आप इनोवेटिव इनोवेटिव यानी कि सोचना बंद कर देते हो, ये होता है मेंटल सेट। प्रायर सक्सेस, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रायर सक्सेस विद अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज would sometimes help in solving would sometimes help in solving a problem. However, the tendency also create a mental rigidity, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम सोच नहीं पाओगे, यू आर अनेबल टू थिंकिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यू रूल्स और स्ट्रेटजीज। आप वहीं के वहीं फंसे हुए चले जाओगे। तो ये होता है मेंटल सेट, है ना। तो मेंटल सेट मतलब एक तरीके से आपको हेल्प तो कर रहा है, लेकिन एक तरीके से आपको रोक भी देता है, क्योंकि पहले सॉल्व हुई है, अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए फेमस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक वाटर जग एक्सपेरिमेंट मिलता है। ठीक है, काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर। एक होता है वाटर जग एक्सपेरिमेंट।
अब वाटर जग एक्सपेरिमेंट आप देखिए, ये 3 बॉटल है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर ये कैपेसिटी ऑफ द बॉटल दिस, दिस और दिस, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको लेके आनी है, ये 7 प्रॉब्लम है आपके सामने। आपका काम क्या है, आपको ये 3 बॉटल में से कुछ ही पानी ऊपर नीचे करना है और डिजायर्ड क्वांटिटी इतनी लेके आनी है, ठीक है, आपको 100 डिजायर्ड क्वांटिटी लेके आनी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। ओके, यहाँ पे आपको 99, यहाँ पे आपको ये, इस तरीके से आपको काम करना है ना। तो 3 bottles ABC can hold 21 ml, B can hold 127, C can hold 3 ml. The task for your friend is to get 100 ml of water with the help of these 3 bottles. There are 6 more problems like this. These 7 problems are given below. ठीक है, अब आपको ये आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको आंसर मिलेंगे इसका, आप इसको देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटर जग प्रॉब्लम होती है, इसको लुटियस ने दिया था। अब इसमें होगा क्या, आप लगाओगे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस आप लगाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या एक पे फिक्स होकर रह जाओगे, आप इनोवेटिव नहीं हो पाओगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया, कोई भी ऑपरेशन लगा के आप लेके आ गए, डिजायर्ड क्वांटिटी आपने 100 बना दी, ठीक है। अब डिजायर्ड क्वांटिटी जब आपने 100 बना दी यहां से लेकर, तो इसी वाले फॉर्मूले को आप यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे। लेकिन आप देखोगे कि ये वाले जो है 5th हो गया या 6th हो गया, 7th हो गया, इनको तो हम बहुत आसान तरीके से कोई और दूसरा मेंटल ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको नहीं लगाओगे, आप उसको यूज नहीं करोगे, ठीक है। ये आप देखना, आप इसको करके देखिएगा। ये क्या होता है, ये होता है एक मेंटल सेट कि भाई पहले से सवाल निकल के आया है तो हम उसी को यूज करेंगे, दूसरे को यूज करेंगे नहीं। दिस इज मेंटल सेट, ओके। अब इसी से रिलेटेड, मेंटल सेट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस क्या बोलती है कि भाई आपने पहले के टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ उसी काम में आ सकता है। फंक्शनल फिक्सनेस इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। मेंटल सेट एक जनरल फिनोमेना है, फंक्शनल फिक्सनेस इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, दे आर फिक्स्ड ऑन अ थिंग, यूजुअली फंक्शंस, ठीक है। अब इसके लिए आप इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट होता है मेयर टू स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी इमेज हमारे पास नहीं है और आप देखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हैमर होता है। अब हैमर का काम क्या है, ठोकना, तो आपको पता है कि भाई इसका काम यही होता है। आप हैमर को किसी और काम के अंदर लोगे नहीं, लेकिन हैमर से हम मान लीजिए कोई बहुत सारे पेपर हैं उड़ रहे हैं हवा में, उसके ऊपर भी रख सकते हो। हैमर को आप ऐसा पेंडुलम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी फंक्शनल फिक्सनेस हो गई कि इसको तो हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले हम ऐसे इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आप इसको नए तरीके से नहीं सोच पा रहे हो। ये होते हैं मेंटल सेट और फंक्शनल फिक्सनेस। इसके अलावा मान लीजिए लैक ऑफ मोटिवेशन भी आपके अंदर, तो अभी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले डरोगे, ठीक है। ओके, दिस इज लैक ऑफ मोटिवेशन। तो आपका ये होमवर्क है, आप देखिएगा इसके बारे में। एक प्रॉब्लम तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको देखेंगे। अभी नेक्स्ट में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और एक मेयर टू स्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट। सेकंड प्रोसेस होती है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग कहती है आपको रीजन करना, एवेल्युएट करना है, एवेल्युएटिंग द ऑप्शंस। इफ यू फाइंड अ पर्सन डेस्परेटली रनिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, एक यहाँ पर बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, आप देखिएगा इसको। आपने किसी इंसान को देखा, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर रन कर रहा है, ठीक है। अब आप उसके बारे में काफी कुछ सोच सकते हैं कि भाई वो भाग रहा है इस वजह से क्योंकि उसको ट्रेन को कैच करना है, उसकी ट्रेन छूटने वाली है। हो सकता है कि उसका दोस्तों को देखना हो, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। हो सकता है उसने अपना बैग छोड़ दिया हो वहीं की वहीं, तो बैग लेने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अब ये क्यों भाग रहा है, मतलब क्यों भाग रहा है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजनिंग, क्यों ऐसा कर रहा है, आपको इवैल्यूएट करना है। तो इसके लिए अपन 2 तरीके की रीजनिंग का अपना इस्तेमाल करते हैं, एक होती है डिडक्टिव, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, है ना। तो ये हम देखते हैं कि क्या होती है डिडक्टिव, क्या होती है इंडक्टिव। प्रीवियस एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट पीपल रन ऑन द प्लेटफॉर्म टू कैच अ ट्रेन। हम जनरली क्या देखते हैं, अगर मान लो कोई इंसान प्लेटफॉर्म भागता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई उसकी ट्रेन छूट गई है इस वजह से भाग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, पर्सन इज गेटिंग लेट देयरफॉर ही इज रनिंग टू कैच द ट्रेन। इस तरीके की रीजनिंग को बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग। एक जनरल फिनोमेना है, तो आपने बता दिया, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग begins with making a general assumption that you know or believe to be true and then drawing the specific conclusion based on this assumption. जनरली लोग इसी वजह से भागते हैं। तो आपने जनरल, आपने एक assumption बनाया और उससे आपने क्या कर दिया, आप स्पेसिफिक जगह पर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, जैसे ऑल पॉलिटिशियन आर करप्ट, तो आप भी करप्ट हो, आपने बोल दिया, ठीक है। तो इट इज द रीजनिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पर एक जनरल असम्पशन बनेगा, उसके बाद में आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज पे आ जाओगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, इसमें डिडक्टिव के बारे में देखेंगे। अनदर वे टू फिगर आउट व्हाई द मैन इज रनिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज टू यूज इंडक्टिव रीजनिंग।
ये थोड़ी बेटर होती है। इंडक्टिव में आप स्पेसिफिक फैक्ट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर जाते हो, उसके बाद एक फाइनल आप एक कंक्लूजन बनाओगे। तो ये तो क्या हो गया, जनरल से स्पेसिफिक पे आना। इंडक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल पे जाना। आप स्पेसिफिक फैक्ट को देखोगे, ठीक है, रीजनिंग दैट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फैक्ट, ठीक है। उसके बाद आप ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर मान लो आपने यू ऑब्जर्व अनदर पर्सन सब्सिक्वेंट एक्शन और एक्शन सच एज एंटरिंग इनटू द ट्रेन कंपार्टमेंट एंड रिटर्निंग विद अ बैग। ये आपने देख लिया, आपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन कर लिया। अब इस ऑब्जर्वेशन को करने के बाद आप क्या कहोगे, यू वुड कंक्लूड दैट द पर्सन हैड लेफ्ट हिज बैग इन द ट्रेन, इस वजह से वो भाग रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, रीजनिंग होती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव, डिडक्टिव में जनरल से आप जाओगे स्पेसिफिक पर, इंडक्टिव में स्पेसिफिक जाओगे जनरल पर। लेकिन दोनों कंडीशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यू आर गैदरिंग अ लॉट ऑफ फैक्ट, यू आर कमिंग टू एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, आप इंफॉर्मेशन पे आ रहे हो। तो ये क्या होता है, दिस इज योर रीजनिंग, ये हमारी होती है रीजनिंग, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखिए एक एनालॉगी भी होती है। एनालॉगी इज अनदर फॉर्म ऑफ रीजनिंग, जहां पर आप एनालॉगी क्रिएट करने की कोशिश करते हो कि ए इज टू बी देन बी इज टू सी, ठीक है, देन सी इज टू डी। रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हो अलग अलग पार्ट के बीच में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज टू फिश एज एयर इज टू ह्यूमन, ठीक है, व्हाइट इज टू स्नो एज ब्लैक इज टू कोल। तो इस तरीके से एनालॉगी बना के भी आप अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रीजनिंग, ठीक है, करेक्ट। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने किया थिंकिंग, हमने किया रीजनिंग और हमने किया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और हमने देखा कल्चर और थिंकिंग में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। आप एक बार इसको रिवाइज करिएगा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे जो हमने किया था, लोचिन्स वाटर जग प्रॉब्लम। उसका सॉल्यूशन हम एंड में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग एंड द रिवीलिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।